Hey guys, I welcome you all to GSN Law. Recently, मुहर्रम प्रोसेशंस निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किसी भी आयोजन को मंजूरी देने से मना कर दिया। लेकिन कुछ समय पहले जगन्नाथपुरी की यात्रा को मंजूरी दे दी गई थी। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम्स के अगेंस्ट बायस्ड है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड 3 जजमेंट्स को देखेंगे। अब देखिए, राम मंदिर का डिसीजन आने के बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी भेदभाव के आरोप लगते आ रहे हैं। अब देखिए, दिक्कत इस बात की है कि एक जीनियसेस का पर्टिकुलर वर्ग है जो हर कुछ समय पे डिक्शनरी में से कोई एक वर्ड उठा लेता है और बाकी जितने अंग्रेजी महानुभाव हमारे देश में हैं वो उस वर्ड को रिपीट करते रहते हैं और अपनी खुद की दुनिया में ही नैरेटिव सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही राम मंदिर का जजमेंट आने के बाद एक वर्ड आ गया था इनफैलिबल, और सभी लोग कहने लगे थे कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफैलिबल। सुप्रीम कोर्ट ने उसके जवाब में बोला कि वी आर नॉट इनफैलिबल बट वी आर फाइनल। लेकिन आज हम बहुत ही रैशनली इस मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम्स के खिलाफ बायस्ड है। अब हुआ क्या है कि मुहर्रम का प्रोसेशन निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हुई, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है और भीड़ भाड़ वाली रिलीजियस सेरेमनीज पे पाबंदी है। अब अभी तक बहुत से लोग ये कह रहे थे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है फॉर स्प्रेडिंग कोविड-19, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज बोली कि अगर हम मुहर्रम के प्रोसेशंस को देश भर में परमिट कर देते हैं तो बहुत ही ज्यादा केओस होगा और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा फॉर स्प्रेडिंग कोविड-19। बट आप ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का मीडिया में नहीं सुनेंगे, बिकॉज ये सेंसेशनल नहीं है और ये किसी डिबेट को अनसेटल नहीं करता बल्कि सेटल करता है ये स्टेटमेंट। इस वजह से ये स्टेटमेंट आपको मीडिया में नहीं मिलेगा। आगे कोर्ट ने कहा कि हम वेग डायरेक्शंस नहीं जारी कर सकते पूरी कम्युनिटी के लिए कि देश भर में आप मुहर्रम के प्रोसेशंस निकालिए। और जब जगन्नाथपुरी वाला केस का प्रेसिडेंट लेने की कोशिश की गई तो कोर्ट ने कहा कि जगन्नाथपुरी एक स्पेसिफिक जगह के लिए था और वहां पर एक रथ यात्रा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जानी थी। और ऐसे ही इस केस में भी अगर किसी एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए होता तो उसको हम अलाउ कर सकते थे, लेकिन वो भी डेंजर्स को असेस करने के बाद। लेकिन आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स को ये भी रिलीफ दी कि वो अपने लोकल हाई कोर्ट में जाके पिटिशन दायर कर सकते हैं। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक 2 हाई कोर्ट्स के डिसीजन आ चुके हैं, एक बॉम्बे हाई कोर्ट का और दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। और अगर आप पॉलिटिकल लेंस से ही जुडिशरी को भी देखेंगे तो ये कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि जुडिशरी का मेन ऑब्जेक्टिव है सरकार के साथ मिल के काम करना, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो। और इसी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती थी कि मुहर्रम प्रोसेशन को अलाउ कर दिया जाए, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये मान लिया, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती थी और इसीलिए हाई कोर्ट ने भी परमिट देने से मना कर दिया। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट में भी होती है। बहुत ही रेयर होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि गवर्नमेंट अपने दायरे से बाहर निकल के काम कर रही है, तभी सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई डिसीजन देती है। अब जगन्नाथपुरी केस की बात हो रही है तो हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार नहीं है बल्कि नवीन पटनायक जी की सरकार है और उस केस में उड़ीसा गवर्नमेंट चाह रही थी कि जगन्नाथपुरी की यात्रा को कंडक्ट करवाया जाए। इनिशियली 18/6 को ऑर्डर आया था जिसमें कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया था कि रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रोच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस के साथ रथ यात्रा को कंडक्ट करवाने के लिए मंजूरी दे दी। और कोर्ट ने कहा कि अगर ये पॉसिबल है कि कोई भी पब्लिक अटेंडेंस ना हो और रथ यात्रा यूजुअल रूट पे चले तो इसमें कोर्ट को कोई भी रीजन नहीं दिखाई देता है कि रथ यात्रा ना कंडक्ट करवाई जाए। अच्छा, यहाँ पर कोर्ट ने हिस्ट्री का भी सहारा लिया और ये कहा कि 18th 19th सेंचुरी में पुरी में रथ यात्रा की वजह से उस समय की जो महामारियां थीं, कॉलेरा और प्लेग, वो काफी ज्यादा फैल गई थीं और इसीलिए अथॉरिटीज को इन सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट ने माइक्रो मैनेजमेंट से मना कर दिया, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि कोर्ट बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके और रूल्स बनाना ये कोर्ट का काम नहीं है। तो कोर्ट ने ये काम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो टेम्पल का मैनेजमेंट था उसके ऊपर छोड़ दिया।
अब ये पैरा 18(6) वाले ऑर्डर के बारे में है, जहां पर इनिशियली रथ यात्रा को मना कर दिया गया था। इसके बाद इस केस में उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट सबमिट की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो रथ यात्रा है वो सिर्फ पुरी में ही करवाई जा सकती है, और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा को हरी झंडी दे दी विद फॉलोइंग कंडीशंस। पहला तो रथ यात्रा के दौरान पुरी में जितने भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हैं, इनको सबको बंद कर दिया जाएगा ताकि बाहर से लोग रथ यात्रा अटेंड करने ना आ पाएं। इसके अलावा पूरे शहर में कर्फ्यू इम्पोज करा जाएगा। और देखिए 23 जून को रथ यात्रा होनी थी और 22 तारीख को ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया था। तो कोर्ट ने कहा कि आज ही रात 8 बजे से आप कर्फ्यू इम्पोज कर दीजिए। फिर कोर्ट ने कहा कि जो रथ है, चैरियट है, वो 500 लोगों से ज्यादा के द्वारा नहीं खींचा जाएगा, और ये जितने भी लोग हैं उनका पहले कोरोना वायरस का टेस्ट होगा, और अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं तभी उनको परमिट किया जाएगा रथ को खींचने के लिए। और ये 500 लोग ऐसा नहीं है कि पब्लिक में से होंगे, इट विल इंक्लूड ऑफिशियल्स एंड पुलिस पर्सनल्स। इसके अलावा 2 चैरियट्स के बीच में 1 आवर का इंटरवल होगा, और जो भी लोग रथ की पुलिंग में इन्वॉल्व हैं वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, और इस पूरे रिचुअल से वही लोग एसोसिएट किए जाएंगे जिनका कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आया है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को अनहिंडर्ड परमिशन दे दी कि आप इस पूरी रथ यात्रा को कवर करेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि जो टीवी कैमरास हैं वो प्रॉपर जगह पे इंस्टॉल किए जाएं और सारी सुविधा प्रोवाइड कराई जाए टीवी क्रू को, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए जनता वहां पे मौजूद नहीं रह पाएगी तो वो कैसे देखेगी। इसके लिए जो टीवी कैमरास हैं और जो मीडिया है वही एक साधन होगा लोगों के पास रथ यात्रा को देखने का। इसके अलावा जितने भी लोग इस पूरी रथ यात्रा में इन्वॉल्व होंगे उन सब लोगों के रिकॉर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन करे जाएंगे। फिर आता है केस जैन टेम्पल्स का। ये जजमेंट 21 अगस्त का है। ये केस भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने सुना था, और एक फेस्टिवल मनाया जाता है पर्यूषण। इस फेस्टिवल को मनाने के लिए 3 टेम्पल्स को ओपन करने की परमिशन दे दी गई, जो कि बायकुला, दादर वेस्ट और चेंबूर में सिचुएटेड थे। और ये जो परमिशन थी ये सिर्फ 22 तारीख और 23 तारीख के लिए मिली थी। और यहाँ पर कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया था कि इस केस को कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट की तरह इस्तेमाल नहीं करेगा कि कोर्ट ने इसको परमिशन दे दिया था तो अब फिर गणेश उत्सव आने वाला है तो उसके लिए भी कोर्ट परमिशन दे दे। इस केस में जो जैन टेम्पल का ट्रस्ट था उसने फॉलोइंग चीजें बोली थी। पहले तो उन्होंने कहा कि जो 4 जून की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं हम उसका पूरा पालन करेंगे। इसके अलावा 250 से ज्यादा लोग पूरे दिन भर में नहीं अलाउ किए जाएंगे, वो भी 12 से 65 वर्ष की एज ग्रुप के लोग होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 65 से ऊपर के लोग ज्यादा ससेप्टेबल हैं कोविड-19 इन्फेक्शन से। इसके अलावा जो भी भक्त हैं उनको टेम्पल के अंदर नहीं अलाउ किया जाएगा, और उनको बाहर से ही दर्शन करने होंगे या रिचुअल्स जो भी हैं वो कंडक्ट करने होंगे। और इनर पार्ट जो होगा टेम्पल का उसमें एक बार में 5 लोगों से ज्यादा लोग नहीं होंगे, और वो लोग इनर पार्ट में ही रहेंगे। और देखिए यहाँ पे डिसीजन देने से पहले कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि जो पेटिशनर्स हैं वो कोई फेस्टिविटीज मनाने के लिए कोर्ट में नहीं आए हैं, बल्कि जो एसेंशियल रिचुअल्स हैं सिर्फ उनको मनाने के लिए मंदिर को खुलवाना चाहते हैं। तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए कोर्ट ने इन सब लोगों को परमिट कर दिया। उम्मीद है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रोच है वो मुहर्रम के केस में और इन दोनों केसेस में पता चल गया होगा। मुहर्रम वाले केस में पूरे देश में मुहर्रम मनाने के लिए प्रे की गई थी, जबकि इन दोनों केसेस में एक पर्टिकुलर जगह और एक पर्टिकुलर टाइम पे रिचुअल परफॉर्म करने के लिए परमिशन मांगी गई थी। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और हमारे डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद।